हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। आज हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। रिक्त स्थान का पूर्ति करे का डिस्कशन करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज मेरा है वायु का चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन, उसका क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। ये हम श्वसन पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे चैप्टर 2 का, और चैप्टर 1 का और चैप्टर 3 का वायु का तीनों का डाल देंगे। ठीक है ना, चलो इसका डिस्कशन करते हैं। और इसके बाद इस वीडियो को अपलोड करने के बाद हम जस्ट अपलोड करेंगे, शाम तक अपलोड कर देंगे आपका मिट्टी का चैप्टर, भूगोल का मिट्टी यानी भूगोल का चैप्टर 2 मिट्टी। भूगोल का 1 हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है ना, तो भूमि और मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए हम लोग को ग्लूकोज का आवश्यकता पड़ता है। किसका आवश्यकता पड़ता है? ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ता है। तो इसका आंसर नंबर होगा गो सही। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसी से क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है, ये टूट जाता है CO2 में, जिसको हम क्या करते हैं अपने फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और जल में टूटता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। अर्थात सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो वो ग्लूकोज का होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और ऑक्सीजन के मदद में होगा तो उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अगला बढ़ते हैं। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? तो पौधे में जो है विसरण क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है, तो वो होता है विसरण। क्या होता है? विसरण। हम जानते हैं पौधे की जो पत्तियां होता है उसमें छोटा छोटा बहुत सारा छिद्र पाया जाता है, पाया जाता है। आप लोग देखेंगे पीपल का पत्तियां जब सूख जाता है तो उसमें देखते हैं बारीकी से बहुत ज़्यादा छेद होता है, बहुत ज़्यादा छिद्र होता है। तो उसी छिद्र के द्वारा क्या होता है, गैस अंदर जाता है यानी CO2 अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसी को बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। तो पेड़ पौधा हो गया या एक कोशिकीय जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है, जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है, ऐसा अमीबा बोले, पैरामेशियम बोले, ये सभी में भी जो ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण की विधि के द्वारा होता है। और आप लोग देखे होंगे कि अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का जो है सेंट एक कोना में जला दो तो उसका सेंट जो है चारों तरफ रूम में फैल जाता है, अगल बगल फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? तो वो विसरण विधि के द्वारा फैलता है। कौन विधि द्वारा फैलता है? विसरण विधि द्वारा। ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मानव के ट्रेकिया पाए जाते हैं। तो देखो मानव का ये मुंह वाला भाग से खाना आया है और इधर से नाक वाला भाग से वायु आ रहा है। क्या आ रहा है? वायु आ रहा है। फिर यहाँ पर होता है आपका रेलिंग्स और यहाँ से फिर आगे बढ़ता है तो ये है ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया है। और ट्रेकिया में जो इस प्रकार उपास्थि का बनाओ, किसका बोल रहे हैं हम? उपास्थि। क्या बोल रहे हैं हम? उपास्थि बोल रहे हैं, अस्थि नहीं बोल रहे हैं। अस्थि बोलेंगे तो हो जाएगा हड्डी, और उपास्थि जो होता है वो हड्डी नहीं होता है, वो लचीला होता है। वो भी कठोर होता है लेकिन लचीला होता है। तो ट्रेकिया, ये क्या है मेरा? ट्रेकिया, जिसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया को बोलते हैं श्वास नली। तो ये क्या है? ट्रेकिया है। ट्रेकिया में क्या है? उपास्थि का बना हुआ इस प्रकार जो है, इस प्रकार आधा, पूरा नहीं हम गोल कर रहे हैं, सिर्फ इस प्रकार आधा कर रहे हैं। तो अपूर्ण यानी पूर्ण नहीं, पूर्ण करेंगे तो पूरा गोल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इतना कर रहे हैं। यानी उपास्थि के ट्रेकिया में उपास्थि का बना हुआ अपूर्ण वलय होता है। अपूर्ण वलय होता है, पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ होगा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ठीक है ना। और ट्रेकिया द्वारा शोषण कौन करता है? तो ट्रेकिया यानी श्वास नली, ट्रेकिया के द्वारा शोषण कौन करता है? तो बताए थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेलचट्टा कौन करता है? तेलचट्टा जो है ट्रेकिया के द्वारा शोषण करता है। और जितना भी कीट है, अधिकांश कीट जैसे हो गया आपका मक्खी, मधुमक्खी, ये सभी जितना भी कीट है ये सभी भी ट्रेकिया के द्वारा शोषण करता है। आगे बढ़ते हैं। और मनुष्य में फिर यही ट्रेकिया एक इधर चला जाता है और यही ट्रेकिया ये दो भाग में बट जाता है। एक चला जाता है ये वाला लेफ्ट वाला फेफड़ा में, लेफ्ट वाला फेफड़ा के साइड में, एक चला जाता है राइट वाला फेफड़ा के साइड में। ठीक है ना। तो ये ट्रेकिया दो भाग में बट जाता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? यह ट्रेकिया मनुष्य में आगे चल के दो भागों में बट जाता है। एक चला जाता है राइट वाला फेफड़ा में, एक चला जाता है लेफ्ट वाला फेफड़ा में, तो राइट वाला और लेफ्ट में चला जाता है। ये दो भाग में बट गया। जब ये दो भाग में बट जाता है उसको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। हिंदी में बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। और फिर ये ब्रोंकस आगे चल के यहाँ पर बहुत सारा भाग में
बहुत सारा भाग में बट जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकिओल्स यानी श्वसनिका, ब्रोंकिओल्स यानी श्वसनिका। और फिर श्वसनिका जो है बहुत सारा इस तरह गुंबद का आकार बना लेता है, बहुत सारा इस तरह गुंबद इस तरह आया है और इसमें बहुत सारा गुंबद आकार बना लिया है तो उसको बोलते हैं वायुकोष्ठ। तो उसको क्या बोलते हैं? वायुकोष बोलते हैं। और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एल्विओलाई, एल्विओलाई क्या बोलते हैं? एल्विओलाई। और ये एक फेफड़े में लगभग होता है कितना? तो 7 × 10⁸, 7 × 10⁸ वायुकोष होता है। अर्थात फेफड़े का जो संरचनात्मक यानी किससे मिलके बना है और क्रियात्मक यानी किससे वो कार्य करता है उसका इकाई कौन हो गया? तो एल्विओलाई होता है। जिस प्रकार शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। उसी प्रकार फेफड़े का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होता है? एल्विओलाई। अगर उसी प्रकार पूछे वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं क्या लेते हैं? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। तो ये बताए थे इसका क्या होता है। देखो हम यहाँ लिए C6H12O6 लिए, फिर ऑक्सीजन हम लिए तो ऑक्सीजन की मदद से ये क्या हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऊर्जा में टूट गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऊर्जा में टूट गया है तो यहाँ टूटा है, टूटना को बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं? टूटना को बोलते हैं अपघटन या विघटन। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन या अपघटन होता है, ठीक है ना। और पेड़ पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। यहाँ इसका आंसर गो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ओवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? पहले समझते हो ओवायवीय श्वसन क्या है। ओवायवीय श्वसन मतलब वो ऐसा श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे ओवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवायवीय श्वसन। और ये श्वसन कहाँ पर होता है? यह होता है ईस्ट में। तो कौन सा जीव में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है ना। तो पहला चलन इसका जो होता है तो कौन सा जीव में होता है? ईस्ट में होता है। और ईस्ट में पहला चरण कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। लेकिन वही पूछेगा वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे वायवीय श्वसन कहेंगे। और वायवीय श्वसन जो है वो होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो श्वास लेना को बोलते हैं प्रश्वास। क्या बोलते हैं? प्रश्वास। और सांस छोड़ना को बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। और दोनों को मिला दे प्रश्वास जोर उच्छ्वास तो बन जाता है श्वासोच्छ्वास। क्या बनता है? श्वासोच्छ्वास। क्या बनता है? श्वासोच्छ्वास। तो श्वास लेना प्रश्वास, श्वास छोड़ना उच्छ्वास और दोनों को मिला दो तो क्या बनता है? श्वासोच्छ्वास। तो इसका आंसर होगा खो सही। तो सांस लेना प्रश्वास, छोड़ना उच्छ्वास, दोनों को एक साथ पूछा जाए तो श्वासोच्छ्वास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध यानी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। तो ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में पायरुवेट जो है ये विखंडन हो जाता है इथेनॉल में। किसमें विखंडन होता है? इथेनॉल। और क्या बनाता है? CO2। क्या बनाता है? CO2। तो इसका आंसर नंबर खो सही होगा। पायरुवेट क्या है? तो ये पायरुवेट जो है ये ग्लूकोज का दो टुकड़ा है, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, तो दो टुकड़ा है यानी एक C3H6O2 एक बना लिया तो हो गया पायरुवेट। उसी प्रकार C3H6O2 ये टुकड़ा है। क्या है? टुकड़ा है। तो ग्लूकोज का दो टुकड़ा है पायरुवेट और ये ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं है यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या बनाता है? इथेनॉल प्लस CO2। इसी को बोलते हैं ओवायवीय श्वसन। ये कहाँ पर होता है? ईस्ट में। और कौन सा विधि के द्वारा होता है? तो होता है किण्वन विधि के द्वारा। किसमें होता है? तो ईस्ट में। कौन सा विधि द्वारा? किण्वन विधि के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं तो बताया था पौधे में के जो पत्तियाँ होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारा छिद्र होता है छोटा छोटा। आप लोग पीपर के पत्ती में बताए थे, देखे होंगे कि जब वो सूख जाता है तो उसमें बहुत सारा बारीकी छिद्र पाया जाता है, उसी को बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। तो उसको बोलते हैं हम क्या? रंध्र बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा खो नंबर सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास, श्वास मतलब श्वसन हो गया और नि मतलब निकलना, नि मतलब निकलना। तो बताओ जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं निश्वास को निकालते हैं तो कौन सा गैस निकालते हैं? CO2 गैस। इसका आंसर क्या होगा? को। तो निश्वास में क्या होगा? CO2। क्या होगा? CO2। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें देख लेते हैं। बताओ नेक्स्ट क्या है? वह
क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कब होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, श्वसन। क्या बोलते हैं, श्वसन। क्या बोलते हैं, श्वसन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों का दायां और बायां नासिका बेस्म के द्वार एक दूसरे से पृथक होता है। मनुष्य का ये मान लो ये नाक है, तो आप लोग नाक पकड़िए तो देखिए बीच में एक दीवार है। क्या है, दीवार है। आप लोग नाक पकड़िएगा तो देखिएगा बीच में एक दीवार है। ठीक है ना, वो किससे बना है, वो उपास्थि का बना हुआ है। तो बोल रहा है कि मनुष्य के दायां वाला और बायां वाला भाग को यहाँ पे बीच में एक दीवार होता है। क्या होता है, दीवार होता है। उस नासिका बेस्म को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं नासा पट्टिका। क्या बोलते हैं, नासा पट्टिका। आप लोग नाक पकड़िएगा तो बीच में एक उपास्थि का बना हुआ दीवार नजर आता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं नासा पट्टिका। आगे बढ़ते हैं। श्वसन एक क्रिया है। तो श्वसन जो है एक अपचयी क्रिया है। अपचयी मतलब क्या होता है, अपचयी मतलब होता है बड़े अणु का छोटे अणु में टूटना। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज सूत्र क्या था, C6H12O6। इसी से ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसको जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास लेते हैं, क्या टूट जाता है। किसमें टूटता है, CO2 में और H2O में और ऊर्जा में ये टूट जाता है। तो ग्लूकोज काफ़ी बड़ा अणु था, ये छोटे छोटे रूप में टूट गया है, CO2 H2O ऊर्जा में टूट गया है, तो टूटना क्या कहलाता है, अपचयी। क्या कहलाता है, अपचयी। तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का क्या होता है, तो देखो ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुट रहा है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो ऑक्सीजन का जुटना हम फर्स्ट चैप्टर में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण। तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण, पढ़ाए थे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना, देख लें आप लोग। फिर श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ होता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन कहाँ होता है, बताए थे वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बनता है, लगभग 38 ATP ऊर्जा बनता है। और ये कहाँ संचित होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, ATP फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 ATP ऊर्जा बनाता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। कीटों के में हीमोग्लोबिन या रंजक जैसा शोषण नहीं, रंजक नहीं होता है। कीटों के किस में नहीं होता है, जैसे हम लोग के रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो कीटों के रक्त में जो है हीमोग्लोबिन या उसके जैसा शोषण रंजक नहीं होता है, इसलिए कीट ले लीजिए आप लोग तेलचट्टा। क्या ले लें, तेलचट्टा ले लीजिए। तो उसको जब आप लोग मारते होंगे तो उसमें ब्लड नहीं निकलता है, ब्लड निकलता है लेकिन वो लाल नहीं होता है, वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन या उसके जैसा शोषण रंजक नहीं होता है। ठीक है ना, तो शोषण के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा शोषण रंजक नहीं होता है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, कीट जो है ट्रेकिया के द्वारा शोषण करता है, क्योंकि वो उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है, इसलिए ट्रेकिया जो कीट जो है, जैसे तेलचट्टा हो गया, कीट जितना भी है सब ट्रेकिया द्वारा शोषण करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है, जिसे क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं गिल कोष्टिका। क्या कहते हैं, गिल कोष्ठ। तो क्या हो गया, मछली में गिल्स एक चपटी थैली में, कैसा थैली में, तो एक चपटी थैली में होती है, इसे बोलते हैं गिल कोष्ठ। क्या बोलेंगे, गिल कोष्ठ। क्या बोलेंगे, गिल कोष्ठ। ठीक है ना, तो पूछेगा मछली किसके द्वारा शोषण करता है, तो गिल्स के द्वारा करता है। गिल्स को क्या बोलते हैं, गलफला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलफरा। क्या बोलते हैं, गलफरा। तो मनुष्य किसके द्वारा शोषण करता है, गलफरा। इसको क्या बोलते हैं, गिल। क्या बोलते हैं, गिल्स। गिल्स कहाँ उपस्थित होता है, तो गिल कोष्ठ में एक चपटी थैली होता है, इसको बोलते हैं गिल कोष्ठ। क्या बोलते हैं, गिल कोष्ठ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अगला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दे दिया, अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं O/B। क्या बोलते हैं, O/B शोषण। क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन अनुपस्थिति रहेगा तो उसको बोलेंगे O/B शोषण, और जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो उसको बोलेंगे Y/B शोषण। क्या बोलेंगे, Y/B शोषण। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है उसको बोलेंगे O/B, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको बोलेंगे Y/B। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है O/B शोषण को कौन सा जीव में होता है, तो होता है ईस्ट में। और ईस्ट में कहाँ होता है, कोशिका द्रव में।
और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होगा उसको बोलेंगे वायवीय शोषण। वो कहाँ पर होता है? पहला चरण तो कोशिका द्रव में होता है, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और हम लोग को 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखो उपस्थिति दे दिया है तो क्या होगा? वायवीय शोषण। क्या होगा? वायवीय शोषण। ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या बनाता है? तो CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बनाएगा। कितना ऊर्जा बनाएगा? तो 38 एटीपी ऊर्जा बनाएगा। ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये ATP के रूप में कहाँ जमा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होता है, ठीक है ना। तो 38 एटीपी ऊर्जा बनाता है। आगे बढ़ते हैं, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो देखो जैव कोशिका में जो रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है वो कहलाता है ATP, क्योंकि ये ATP के रूप में जो ऊर्जा हम लोग को शरीर में बना है वो ATP के रूप में जमा है। तो यही क्या करेगा? जब हम लोग को शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा तो ये क्या करेगा? ऊर्जा पहुंचाता है। तो इसी को कहते हैं सार्वजनिक वाहक। इसका फुल फॉर्म फिर बोल रहे हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? यानी वो कौन सा ईंधन है जो जलकर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो कहलाएगा कोशिकीय ईंधन। जैसे गाड़ी मोटर जो होता है, कार बाइक, ये सब के लिए ईंधन क्या है? पेट्रोल है, ठीक है ना, डीजल है। उसी प्रकार कोशिका के लिए ईंधन कौन है? जिसको हम कोशिकीय ईंधन बोलते हैं, तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या था? C6H12O6। यही जलता है ना ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की मदद से यही जलता है। तो क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O बनता है और हम लोग को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। हम लोग काम करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है ना, काम करते हैं, तो जितना भी कार्य करते हैं ऊर्जा की मदद से करते हैं। तो कोशिकीय ईंधन कौन है? ग्लूकोज। तो इसका C6H12O6 यानी ग्लूकोज होगा। आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है? संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण होता है। एक होता है ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन का लेना यानी श्वास को अंदर लेना, तो उसको बोलते हैं, क्या बताए थे आप लोग को? प्रश्वास। क्या बताए थे? प्रश्वास। तो संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण होता है। एक होता है प्रश्वास यानी ऑक्सीजन का लेना, और फिर CO2 का छोड़ना, CO2 का छोड़ना, तो उसको बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास, ठीक है ना। तो संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण होता है। एक चरण होता है प्रश्वास, एक होता है उच्छ्वास, और दोनों मिला लेंगे तो क्या होता है? श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। तो ये लिखना है, पहला चरण प्रश्वास, दूसरा उच्छ्वास। आगे, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? श्वसन जीवों के लिए क्या आवश्यक है? देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। श्वसन जीवों के लिए क्या आवश्यक है? तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्लूकोज से, ठीक है ना, ग्लूकोज से शरीर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए श्वसन जीवों के लिए आवश्यक होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आगे, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो मुक्त क्या होता है? CO2 गैस, क्योंकि हम लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है? CO2। तो कौन सा गैस मुक्त होता है? CO2, और साथ में हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। तो श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो CO2 गैस और साथ में ऊर्जा। नेक्स्ट है, श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? श्वसन को जो है 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो श्वसन को जो है 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? श्वसन को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर 2 चरणों में बांटा गया है। ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा तो अवायवीय श्वसन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? बता चुके हो, ओ मतलब नहीं, वायवीय मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कौन सा जीव में होता है? तो ईस्ट में होता है। ईस्ट में जो श्वसन होता है उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं किण्वन विधि द्वारा। क्या बोलते हैं? किण्वन विधि द्वारा। इसमें क्या ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? नहीं, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है 2 ATP ऊर्जा मिलता है। कितना ATP ऊर्जा मिलता है? 2 ATP ऊर्जा मिलता है। अगला, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? वायवीय यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो वायवीय श्वसन की क्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में आरंभ होता है। इसका पहला चरण कहाँ होता है? इसका पहला चरण होता है कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बनता है। कितना बढ़ता है? 38 ATP ऊर्जा बनता है, 38 ATP ऊर्जा बनता है। और क्या चीज़ का उत्पादन होता है? तो जब ग्लूकोज टूटता है तो बनता है CO2, H2O और 38 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? पायरुवेट वही बताए थे जो ग्लूकोज का 2 भाग है। ग्लूकोज जब टूटता है 2 भाग में तो उसको बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं? तो ग्लूकोज जब 2 भाग में टूट जाएगा तो उसको बोलेंगे पायरुवेट। और ये पायरुवेट का पूर्ण विखंडन कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में,
ठीक है ना। ये चैप्टर पढ़ा दिए, वहाँ पर पढ़ने पर आपको अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। पहला चरण होता है कोशिका द्रव में, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बोला पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो दूसरा चरण में होता है, ठीक है ना। आगे, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो पत्ती से। किससे होता है? पत्ती से होता है। तो पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो है पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है उससे होता है, यानी पत्तियों के द्वारा होता है। फिर तना में भी देखें, उसका तना में भी छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसको बोलते हैं वातरंध्र। क्या बोलते हैं? वातरंध्र। क्या बोलते हैं? वातरंध्र। तो पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो पत्तियों के द्वारा और तना के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा, जिसको छिद्र बोलते हैं, पत्तियों के रंध्रों यानी स्टोमाटा, और तना के वातरंध्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? बता चुके हैं विसरण क्रिया से। कौन सा क्रिया? विसरण क्रिया से। बता चुके हैं कि कोशिकीय जीव जो होता है उसमें भी श्वसन क्रिया किसके विधि द्वारा होता है? तो वो भी होता है विसरण विधि के द्वारा। आगे, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर के कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है बताना है। तो अमीबा और पैरामीशियम में भी जो श्वसन होता है वो होता है विसरण क्रिया, विसरण विधि के द्वारा। किसके? कौन सा विधि द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है श्वसन शरीर के कौन सी संरचना से होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव से। किससे होता है? कोशिका द्रव से, क्योंकि ये कोशिकीय जीव है। ये कोशिकीय जीव है यानी इसका शरीर पूरा वातावरण के नज़दीक है, तो इसका जो है श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव से हो जाता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका द्रव से। लेकिन कौन सा विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। कीटों में यानी चट्टा में कौन सा विधि द्वारा श्वसन होता है? तो किससे श्वसन होता है? ट्रेकिया के द्वारा। मनुष्य में फेफड़ा के द्वारा और मछली में गिल्स के द्वारा। आगे, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। तो क्या बताए थे? गिल्स। क्या बताए थे? गिल्स। और ये गिल्स कहाँ उपस्थित होता है? एक चपटी थैली में उपस्थित होता है, जिसको बोलते हैं गिल्स कोष्ठ। क्या बोलते हैं? गिल्स कोष्ठ। आगे, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखें। तो स्थलीय कीट का जो श्वसन कीट ने है, तो कीट में क्या बताया? ट्रेकिया। क्या बताए थे? ट्रेकिया, जिसको बोलते हैं श्वास नली। तो स्थलीय कीट का जो श्वसन अंग का नाम है वो हो जाएगा ट्रेकिया, और मनुष्य के जो श्वसन अंग का नाम है वो हो जाएगा फेफड़ा। मेन है तो आपका फेफड़ा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फेफड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो नेक्स्ट है, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? स्थलीय कीट में जो श्वसन होता है वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसको भी वायवीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिसमें श्वसन केवल फेफड़ा से होता है। फेफड़ा से जो श्वसन होता है वो किसमें होता है? जो उच्च वर्ग के जंतु है। जैसे मनुष्य लिख दो, मनुष्य में भी फेफड़ा होता है। मेढक लिख दो, मेढक जब जमीन पर रहता है तो उसमें श्वसन होता है फेफड़ा से। जब उछला जाता है पानी में तो उसमें श्वसन होता है उसका शरीर में जो त्वचा से, शरीर तो उसके त्वचा पर छिद्र होता है उसके द्वारा श्वसन होता है, ठीक है ना। और उसमें गिल्स भी पाया जाता है मेढक में, तो गिल्स के द्वारा भी होता है। तो मनुष्य में फेफड़ा श्वसन होता है, मेढक में फेफड़ा श्वसन होता है। रेंगने वाला जंतु जो है जिसको बोलते हैं रेप्टिलिया, जैसे हो गया सांप हो गया है, ठीक है ना, सांप हो गया है, कछुआ हो गया है, छिपकली हो गया है। तो रेंगने वाला जो जंतु है उसमें भी श्वसन जो होता है वो होता है किससे? तो वो होता है फेफड़ा से। फिर बात करें पक्षी भी में भी श्वसन जो होता है वो किससे होता है? फेफड़ा से। तो वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिसमें श्वसन केवल फेफड़ा से होता है। तो मनुष्य लिख दो, ठीक है ना, या मेढक लिख दो जिसको उभयचर बोलते हैं। तो मनुष्य लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मनुष्य को लिखेंगे स्तनपायी। मेढक को क्या लिखेंगे? या मनुष्य को बोलते हैं मेमेलिया। क्या बोलते हैं? मेमेलिया। तो मेमेलिया वर्ग लिखो। फिर मेढक को क्या लिखेंगे? उभयचर। फिर लेप्टिरिया, पक्षी को बोलते हैं क्या? एबीज। कौन सा वर्ग बोलते हैं? एबीज। जितना पक्षी है सब एबीज वर्ग में आता है। जितना भी रेंगने वाला जंतु है सब रेप्टिरिया वर्ग में आता है। जितना भी जो जमीन और पानी दोनों जगह जो जंतु रहता है उसको वो आता है उभयचर वर्ग में। और मनुष्य हो गया ये सब जो और जितना दूध पिलाने वाला जंतु हो गया उसको बोलते हैं मेमेलिया। तो मनुष्य भी किस में आ जाएगा? मेमेलिया वर्ग में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंग के नाम लिखें। तो पहला अंग क्या है? पहला है नासिका। क्या है? नासिका यानी नाक। नाक से फिर नासिका छिद्र के द्वारा। किसके द्वारा? नासिका छिद्र यानी नाक के जो छिद्र होता है उसके द्वारा कहाँ पहुँचता है? वायु कहाँ पहुँचता है? तो पहुँचता है ट्रेकिया में। कहाँ पहुँचता है? ट्रेकिया, जिसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। फिर ट्रेकिया होते हुए कहाँ पहुँचता है? फेफड़ा में। कहाँ पहुँचता है? फेफड़ा में। तो बोल रहा है मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंग के नाम लिखें। तो कौन हो गया? नासिका, नासिका छिद्र, ट्रेकिया और फेफड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला है फेफड़े द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं में पूर्ण होती है? तो फेफड़े द्वारा श्वसन जो है किन दो क्रियाओं में पूर्ण होती है? तो दो क्रिया बताए थे। एक श्वसन का लेना यानी सांस का लेना यानी ऑक्सीजन का लेना क्या कराता है? प्रश्वास। क्या कराता है? प्रश्वास। और फिर वो श्वास ले लिए, फिर उससे क्या हुआ? ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। फिर वो ऊर्जा का उत्पादन होगा तो क्या बनेगा? CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो उसका निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना क्या कराता है? उच्छ्वास। क्या कराता है? उच्छ्वास। क्या कहलाता है? उच्छ्वास। तो फेफड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया
श्वसन किन दो क्रियाओं में पूर्ण होती है? तो एक प्रश्वास, एक उच्छ्वास। तो ये आंसर होगा एक प्रश्वास, एक उच्छ्वास, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन पूछेगा प्रश्वास और उच्छ्वास को जब दोनों मिला देंगे तो क्या बनता है? तो बनता है श्वासोच्छ्वास। क्या बनता है? श्वासोच्छ्वास। अगला, पचे हुए भोज्य पदार्थ, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होती है? तो पचे हुए भोज्य पदार्थ से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसकी किस क्रिया से होता है ये बताना है। तो पचे हुए भोजन में क्या होता है? ग्लूकोज, यानी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो इससे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं तब। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो ऑक्सीकरण क्रिया, या उसी को बोलते हैं वायवीय क्रिया से। किसको? वायवीय, यानी ऑक्सीजन लिए हैं तो वायवीय क्रिया से। किससे होता है? वायवीय क्रिया से, ठीक है ना। या उसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण क्रिया से, क्योंकि ऑक्सीजन लिए हैं। अगला, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो ईस्ट में, किसने बोल रहा है? ईस्ट में। तो बताए थे ईस्ट में जो शोषण होता है वो होता है क्या? वो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसको बोलते हैं अवायवीय शोषण। क्या बोलते हैं? अवायवीय शोषण। और ईस्ट में जो शोषण होता है अवायवीय शोषण, वो कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। और उसमें ग्लूकोज जो है ईस्ट में, वो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं डालना है यहाँ पर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में टूटता है? तो वो टूट जाता है इथेनॉल। किस में टूटता है? इथेनॉल। और CO2 में टूटता है। किस में टूटता है? CO2 में। तो बोल रहा है ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? किसके द्वारा बनता है? तो वो है अवायवीय क्रिया। कौन हो जाएगा? अवायवीय क्रिया। इसी को बोलते हैं किण्वन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? किण्वन प्रोसेस, यानी किण्वन प्रोसेस, ठीक है ना। आगे हो जाएगा, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियां में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो जब हम ज़्यादा चलते हैं या ज़्यादा काम करते हैं या दौड़ते हैं तो जब हमारे शरीर में थकान हो जाता है, ठीक है ना, तो हम जब ज़्यादा चलते हैं या दौड़ते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तो हम लोग को मांसपेशियां को, जो हमारा मांसपेशियां है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम लोग को उतना शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उस मांसपेशी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जब उसको उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ ग्लूकोज का जो है ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन उसको पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा है, तो ऑक्सीजन जब उसको पर्याप्त रूप से नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन के अपर्याप्त उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अपर्याप्त, यानी ऑक्सीजन को कर दिए आधा, तो ऑक्सीजन के अपर्याप्त के उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? लैक्टिक अम्ल में। किसमें टूटता है? लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। और यही लैक्टिक अम्ल जो है ये मांसपेशियां में जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है? मांसपेशियां में दर्द होता है। कब? तो जब हम ज़्यादा काम करते हैं या दौड़ते हैं या धूपते हैं, ज़्यादा चलते हैं, तो क्या होता है? हमारे मांसपेशियों को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीजन में, यानी जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिला है, अपूर्ण ऑक्सीजन में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसके कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बनता है? ग्लूकोज जो है लैक्टिक अम्ल बन जाता है और यही मांसपेशियां में जम जाता है। इसके कारण क्या होता है? मांसपेशियां में ऐंठन होता है, दर्द होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण। अगला, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पुनः ऑक्सीकरण कहाँ होता है? बताते हैं श्वसन का जो प्रथम चरण होता है वो होता है कोशिका द्रव में। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। और उसमें क्या बोलता है? ग्लूकोज जो है दो भाग में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं पायरुवेट। और पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने के लिए, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और वहाँ काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बनता है। कितना ऊर्जा बनता है? तो 38 ATP ऊर्जा बनता है और ये ऊर्जा ATP के रूप में जमा होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और ATP को हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक वाहक, ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलता है? तो बताया था इधर से मुख से जो खाना आता है, उधर नाक के द्वारा जो वायु आता है, ये दोनों ग्रसनी के पास जुड़ा होता है। फिर यहाँ से जो है ये ग्रसनी जो है ये कहाँ खुलता है? ट्रेकिया में। कहाँ खुलता है? ट्रेकिया में खुलता है। कहाँ खुलता है? ट्रेकिया, ठीक है ना। तो ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे बोल रहा है, कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलता है? ट्रेकिया में। कहाँ खुलता है? ट्रेकिया। तो बताया था ग्रसनी के पास जो 2 द्वार होता है, एक द्वार इधर और एक द्वार इधर। तो 2 द्वार होता है, एक होता है कंठ द्वार, एक होता है जिधर से भोजन निगलते हैं, जिधर से भोजन निगलते हैं तो उसको बोलते हैं निगल द्वार। क्या बोलते हैं? निगल द्वार। तो यहाँ पूछा कंठ द्वार के नीचे, तो कंठ द्वार के नीचे किसमें खुलता है? ट्रेकिया में। और निगल द्वार के नीचे किसमें खुलेगा? तो वो खुलेगा आहार नाल में, आहार नाल में खुलता है, ठीक है ना, यानी भोजन नलिका में। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाता है? तो हम बताते हैं पहले आता है ट्रेकिया। क्या आता है? ये मान लो ट्रेकिया, इसमें क्या होता है? उपास्थि का बना हुआ अपूर्ण बल है, यानी पूरा नहीं, पूरा घुमा हुआ नहीं, आधा घुमा हुआ। और ये फिर जाता है कहाँ पर? ये मान लो ये हम बना दिए हैं फेफड़ा, एक इधर बनाए हैं और एक फेफड़ा मान लो इधर है। फिर ये क्या होता है? ये ट्रेकिया जो है जैसे ही फेफड़ा में प्रवेश करता है, फेफड़ा में प्रवेश करने वाला होता है, तो ये 2 भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। देखो ट्रेकिया फेफड़ा में प्रवेश करता है तो 2 भाग में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। तो ये कहलाएगा ट्रेकिया, ये कहलाएगा श्वसनी। ये क्या कहलाएगा? श्वसनी।
यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रोंकस। क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। फिर ये ब्रोंकस जो है बहुत सारा भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारा भाग में बढ़ जाएगा ये ब्रोंकस। इसको बोलते हैं, जब ये ब्रोंकस यानी श्वसनी जब बहुत सारा भाग में बढ़ जाता है तो ये सभी भाग को बोलते हैं हम ब्रोंकीओल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रोंकीओल्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। श्वसनिका। फिर ये श्वसनिका जो है बहुत सारा गुंबद आकार बना लेता है, ठीक है ना, बहुत सारा गुंबद आकार यहाँ पर बना लेगा, इस तरह बहुत सारा गुंबद आकार बना लेता है। तो ये फिर श्वसनिका जो है गुंबद आकार में बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं वायुकोश। क्या बोलते हैं? वायुकोश। या इसी को बोलते हैं एल्विओलाई। एल्विओलाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्विओलाई। एल्विओलाई। और हमारे फेफड़े में एल्विओलाई की संख्या कितना होता है? तो 7 × 10⁸ 7 × 10⁸ एल्विओलाई होता है। अर्थात फेफड़े का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन हो गया? एल्विओलाई हो गया है। कौन हो गया? एल्विओलाई हो गया। तो चलो फिर बताते हैं। ये हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया जब फेफड़े में प्रवेश करता है तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। ये जो दो भाग में बढ़ गया इसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। ऐसे को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। फिर ब्रोंकोस जो है बहुत सारा भाग में बढ़ गया है, बहुत सारा भाग में शाखित हो गया है, बट गया है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकीओल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकीओल्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। फिर ये श्वसनिका बहुत सारा गुंबद आकार में बढ़ जाता है, बहुत सारा गुंबद आकार में बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोले थे? वायुकोश। क्या बोले थे? वायुकोश। या उसको बोलते हैं एल्विओलाई। और वायुकोश में ही क्या होता है? ऑक्सीजन जो है रक्त में मिल जाता है, और रक्त में जो CO2 उपस्थित होता है वो फिर क्या होता है? एल्विओलाई यानी वायुकोश में चला जाता है, ठीक है ना। और यहीं पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान और CO2 का आदान प्रदान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ा अवस्थित होता है वो होता है वक्ष गुहा में, जिसको बोलते हैं सीना। क्या बोलते हैं आप लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? सीना। क्या बोलते हैं? सीना। तो सीना में यानी वक्ष गुहा में। कहाँ पर? वक्ष गुहा में। तो मनुष्य का शरीर जो है फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? तो वक्ष गुहा में। कहाँ अवस्थित होता है? वक्ष गुहा में। कैसा होता है ये? और इसका रचना कैसा होता है? तो ये वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। इसका रचना कैसा? स्पंजी। स्पंजी मतलब समझ रहे हैं, जिसको दाबे तो दब जाए, उसके बाद फिर छोड़े तो फूल जाए। तो फेफड़ा भी तो उसी तरह होता है, जब श्वास लेते हैं तो क्या होता है? फूल जाता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है? पचक जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पंजी। स्पंजी की तरह इसका रंग जो होता है गुलाबी नुमा। क्या होता है? गुलाबी होता था। स्पंजी गुलाबी नुमा एक थैला में होता है, जिसको बोलते हैं वक्ष गुहा। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा वक्ष गुहा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? तो ये हो गया वक्ष गुहा के पक्ष भाग में। वक्ष गुहा के पक्ष भाग यानी यहाँ पर मान लो ये मेरा फेफड़ा है, एक इधर फेफड़ा है, जिसका पक्ष भाग यानी नीचे वाला भाग, पक्ष भाग यानी इसके नीचे वाला भाग, ठीक है ना, यानी इसका पिछला भाग यानी नीचे वाला भाग। तो वक्ष गुहा के पक्ष भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो गुंबद के आकार का जो संरचना है, जो वक्ष गुहा जिसमें क्या है? फेफड़ा है, और यहाँ पर होता है क्या? हृदय होता है। क्या होता है? हृदय होता है। तो वक्ष गुहा में फेफड़ा होता है, हृदय होता है, और यहाँ पर वक्ष गुहा के नीचे क्या होता है? उदर यानी पेट होता है, जिसमें आमाशय पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है, यकृत पाया जाता है। तो वक्ष गुहा और उदर गुहा को दोनों को अलग कौन करता है? दोनों का अलग करता है डायफ्राम। कौन अलग करता है? तो ये इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तो वक्ष गुहा के पक्ष भाग में अवस्थित एक गुंबद आकार की संरचना को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। जब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे दब जाता है, नीचे दब जाता है। इससे क्या होता है? वक्ष गुहा का आकार जो है आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। श्वास छोड़ते हैं तो बस डायफ्राम क्या होता है? फिर ऊपर चला जाता है, यानी फेफड़ा को ऊपर धक्का देता है, ठीक है ना। जिसका आंसर होगा डायफ्राम। आगे हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? मनुष्य के रक्त में, यानी रक्त में अवस्थित होता है। कहाँ अवस्थित होता है? रक्त में यानी ब्लड में। आगे बढ़ते हैं। अगला है रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो रक्त से फेफड़े में, रक्त से कहाँ आ रहा है? हमारा शरीर से कहाँ आ रहा है? फेफड़ा में आया। कौन आया? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस आया है। अब वो क्या करेगा? शरीर से बाहर निकलेगा, क्योंकि CO2 गैस शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वो हानिकारक है। तो बाहर निकलना क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। तो क्या कहलाएगा? उच्छ्वास। तो इसका आंसर होगा उच्छ्वास। अब पूछता है ऑक्सीजन आएगा तो क्या कहलाएगा? तो उसका आंसर होता है प्रश्वास। क्या होता है? प्रश्वास। और दोनों मिला लेंगे तो क्या होगा? श्वासोच्छ्वास। अगला है श्वसन सजीवों के लिए क्या आवश्यक है? श्वसन सजीवों के लिए क्या आवश्यक है? तो श्वसन सजीवों के लिए क्या आवश्यक है बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि श्वसन की मदद से क्या होता है? ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ग्लूकोज अणु टूटता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए श्वसन सजीवों के लिए आवश्यक है। श्वसन की परिभाषा लिखे था। श्वसन की परिभाषा क्या है? तो बोलना है कि श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें हम लोग क्या लेते हैं? वातावरण से ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? कोशिकीय ईंधन बताया था आप लोग को, ग्लूकोज से कहते हैं। तो कोशिकीय ईंधन अर्थात ग्लूकोज को
ऑक्सीजन की मदद से तथा विभिन्न एंजाइमों की मदद से, विभिन्न एंजाइम की मदद से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O अर्थात जल और ऊर्जा में तोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अगला, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण को लिखिए। समीकरण लिखना है तो हम लोग को क्या है, कोशिकीय ईंधन क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। और हम लोग वातावरण से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। और जब ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस की मदद से और एंजाइम के मदद से, एंजाइम के यहाँ लिख देना है एंजाइम के मदद से किस में टूटता है? CO2 गैस में टूटता है। और किस में टूटता है? H2O में यानी जल में। और 38 ATP ऊर्जा मिलता है, 38 ATP ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ लिख देना है ऊर्जा। तो ये समीकरण बोला लिखना, तो समीकरण लिख दिए हैं। अगला है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज जब आंशिक रूप से टूटेगा यानी थोड़ा थोड़ा टूटेगा, ज़्यादा नहीं टूटेगा, तो ग्लूकोज के जब आंशिक ऑक्सीकरण होगा तो क्या चीज़ बनता है? तो बनता है एक एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनेगा? एथेनॉल। और क्या बनता है? और जब आंशिक ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। क्या बताए थे? लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर होगा एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। अगला, लगातार दौड़ने से व्यक्तियों के पेशियों में दर्द क्यों होता है? हम तो बताए थे कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों की पेशियों में यानी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ पर ग्लूकोज जो है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और लैक्टिक अम्ल जो हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पेशियों में दर्द होता है। अगला, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? तो किण्वन जो है एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। बताए थे कैसा श्वसन है? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब क्या है? वो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? बताए थे ईस्ट में। कौन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। अगला, मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है? तो बताए थे मछलियों में गिल्स जो है एक चपटी थैली में। मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है? तो मछलियों में गिल्स जो है एक चपटी थैली में अवस्थित होता है। चपटी थैली जिसको क्या बोलते हैं? गिल्स कोस्ट। क्या बोलते हैं? गिल्स कोस्ट। तो इसका आंसर होगा गिल्स कोस्ट। आगे, मानव शरीर की कौन सी संरचना श्वसन अंगों का निर्माण करता है? तो कौन सी संरचना श्वसन अंग का निर्माण करता है? बताए थे नासिका द्वार। क्या बताए थे? नासिका द्वार। नाक में जो द्वार होता है, छिद्र होता है, वो नासिका द्वार के बाद बताए थे क्या? ट्रेकिया। क्या बताए थे? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या बताए थे? ट्रेकिया बताए थे। ट्रेकिया चला जाता है कहाँ पर? फेफड़ा में। कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। तो ये सभी नासिका द्वार, ट्रेकिया, फेफड़ा, ये सभी मिलकर क्या करता है? श्वसन अंगों का निर्माण करता है। अगला, श्वासोच्छ्वास क्या है? तो बताए थे श्वास का लेना प्रश्वास कहलाता है और श्वास का छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है। तो श्वास का लेना और श्वास को छोड़ना दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अब बच गया उत्तरीय प्रश्न। तो उत्तरीय प्रश्न में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवायवीय और वायवीय। तो वायवीय और वायवीय इसका हम बता चुके हैं VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो आप लोग जाएँ प्ले लिस्ट में और वहाँ पर देख लें, ठीक है ना। उत्तरीय प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करें। और एक ठो ये दोनों हो गया है, ठीक है ना। ये लोग उत्तरीय प्रश्न आप लोग खुद कर लें, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के साथ।